जी अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलाग का मौजू कल इतवार के दिन इस्लामाबाद के करीब होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, उसमें की गई तकारीर, खुसूसन फोकस मेरा 3 मौजुआत पे रहेगा और वो तीनों मौजुआत खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला PTI के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हवाले से हैं। कुछ 3 ऐसी बातें उन्होंने की हैं उस तकरीर के अंदर जो मेरी दिलचस्पी के मौजू हैं और मैं उन मौजुआत पे आपके साथ बात करना चाहता हूं और अपनी मालूमात शेयर करना चाहता हूं। ये मालूमात इस हवाले से हैं कि अली अमीन गंडापुर ये क्या कह रहे हैं कि वो उनके साथ क्या क्या बीता और वो जानते हैं कि फौज के चंद हलकों के अंदर इमरान खान के खिलाफ किस तरह की नफरत पाई जाती है, नफरत का लेवल क्या है और क्या ये नफरत जो है वो 9 मई या 9 मई के वाकयात से रिलेटेड है या इससे पहले की है। अगला मौजू, उन्होंने एक रिहाई का कोई सिलसिला भी बताया है। एक तो मैं दूसरे स्टेप पे ये बात करूंगा कि रिहाई के क्या इम्कानात हैं, इमरान खान की रिहाई के किस सूरत में हो सकती है, किस सूरत में नहीं हो सकती। तीसरी बात यही वाली कि जो उन्होंने एक तरीकाकार बताया है अली अमीन गंडापुर ने रिहाई का, वो कितना प्रैक्टिकल है या नहीं है। और आखिर में मैं आपके साथ यही बात शेयर करूंगा कि जमहूरी असूल क्या कहते हैं इस सूरत हाल में जिसके अंदर पाकिस्तान इस वक्त है, पाकिस्तान के लोग हैं, खुसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो आते हैं जी पहले मौजू की तरफ। अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि वो 9 मई से पहले गिरफ्तार हुए थे और उनसे जोर जबरदस्ती और तशद्दुद के जरिए इन जबरदस्ती कुछ बयानात लेने की कोशिश की जा रही थी और वो उन बयानात की तफसीलात अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइंदा जलसा लाहौर में होने जा रहा है उस जलसे के अंदर वो उसकी तफसीलात जो है वो अवाम के सामने रखेंगे और ये साबित करेंगे, ये उन्होंने बता दिया कि साबित करेंगे कि जो आपकी नफरत है इमरान खान के खिलाफ वो बुनियादी तौर पे 9 मई से रिलेटेड नहीं है। तो मैं इस हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने रखता हूं और फिर अपना पॉइंट जो है वो आपके सामने बनाऊंगा। पहली गुजारिशात खुलासा, चंद दिन पहले एक वीलॉग में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने और जिस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं ये एक ओहदे पे तैनात थे और इनकी ओहदे पे तैनाती के हवाले से DGISI के ओहदे की तैनाती के हवाले से एक दौरा था ईरान का जिसमें ये साथ गए और बतौर DGISI जो आमिर हैं जस्टिस आसिम मुनीर हैं, इनकी मुलाकात हुई ईरानी इंटेलिजेंस के ओहदेदारों के साथ और इन्होंने कुछ गैर जिम्मेदाराना बातें की, गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात लगाए, चंद ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो सुनी सुनाई बातों पे मुश्तमिल थे, जो कि साफ ज़ाहिर है कि आप जब स्टेट के लेवल पे एक रियासत को रिप्रेजेंट करते हुए किसी दूसरी रियासत से बात कर रहे हो और वो भी एक हमसाया मुल्क, बरादर इस्लामी मुल्क, तो आप इस तरह की बातों के ऊपर, इख्तलाफात हमेशा होते हैं, ये याद रखिएगा। जितना भी आपका क्लोज तल्लुक हो, जितने भी रिश्ते बहुत गाढ़े और मजबूत हो और गहरे हो, उसके बावजूद इख्तलाफात के मौके, गुंजाइश और सूरत हाल होती है, उसके बावजूद आपने आगे चलना होता है। लेकिन जो इल्जामात इन्होंने लगाए कि जी ईरान की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से पाकिस्तानी सॉइल पे, वो बेबुनियाद थे और सुनी सुनाई बातें थी। वो हमारी जो रीजनल, हम जिन चीज़ों में खुद मुख्तार हो चुके हुए हैं शिद्दत पसंदी फैलाने में या फसाद फैलाने में, वो उन्हीं से डिराइव्ड चंद चीज़ें थी। तो जब ईरान ने इस हवाले से शिकायत की, पाकिस्तान को ऑफिशियली शिकायत की इस रवैये के हवाले से, तो उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी क़यादत ने न सिर्फ DGISI को तब्दील करने का फैसला किया बल्कि इस फैसले से उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी इन्फॉर्म किया। ये मैं याद दहानी के लिए बता दूं कि ये वही फैसला था जिसके बाद, जिसका पता लगने के बाद जो है वो जनरल आसिम मुनीर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास गए और उनको वो मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो जिसमें वो अपनी बेटी से गुफ्तगू कर रहे हैं कोई हीरे जवाहरात के सेट देने के हवाले से इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को, जो कि बात एक झूठ पे मबनी थी और सिर्फ एक बाप की बेटी से बात करते हुए ख्वाहिश का इजहार जो है और एक सुनी सुनाई बात थी जो कि झूठ थी और उसको लेके वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपने साथ मिलाने की कोशिश की बेसिकली कि ये देखें मेरे पास ये सबूत है कि आपका ये मामला जो है वो चल रहा है। इमरान खान ने सुन लिया और उन्होंने उस चीज में इंटरवेंशन नहीं की जो फौज कर रही थी। मैं नाज़रीन आपको एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं इससे पहले कि मैं अली अमीन गंडापुर जो बात कहना चाह रहे हैं उसकी तरफ आऊं।
चाहे वो जो भी थ्योरीज या फलसफे फैलाए गए 10 साल वाले कि जी वो जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनना है, एक उसके बाद उनको एक्सटेंशन मिलनी है, इस दौरान उन्होंने 2 मरतबा इमरान खान को वज़ीर आज़म मुंतखब कराना है। ये दियो मालाई कहानियां जो होती हैं, ये लोगों को आप एक दफा कोई मशहूर तो कर सकते हैं, मुतासर तो कर सकते हैं, लेकिन इनका सच्चाई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और ना ही यकीनी तौर पे ऐसी कोई बात प्रैक्टिकली हमें किसी जगह पे नजर आती है। बुनियादी तौर पे ख्वाहिशात तो हर इंसान की होती है, मैं ख्वाहिशात का ये नहीं कह रहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली इस हवाले से कोई कदम उठाया गया हो वो हमें कहीं पे भी किसी भी सूरत में नजर नहीं आता। अब इसमें जो बात अहम है वो ये है कि जो असल डील हुई और डील करके एक हुकूमत को खात्मा करना, दूसरी हुकूमत का आना, और फिर लाए गए जो भी वहां पे जो क्यादत है फौज की, उसके जरिए इलेक्शन करवाना और इलेक्शन को टोटल फ्रॉड कर देना, ये तो पीएमएलएन शरीफ फैमिली का और जनरल आसिम मुनीर का सबके सामने साबित हुआ। देखिए, एक तरफ सुनी सुनाई बातें हैं, एक तरफ हार्डकोर फैक्ट्स है जो हमारे सामने हुआ है। खैर, अपने मौजू पे चलते हैं। जो बात मैं कहना चाहता हूं ना कि जो सूरत हाल जिसकी तरफ अली अमीन गंडापुर इशारा कर रहे हैं, ये जन्म कहां से ली, मैं वो आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब जनरल आसिम मुनीर डीजीआईएसआई थे और इनकी ये ईरान में जो इन्होंने जाके वो पंजाबी में कहते हैं खच मारना, इन्होंने जो खच मारी वहां पे, वो ना मारी होती और इनमें इतनी जहनी इस्तेदाद होती कि ये बेहतर अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे होते, इन्होंने अच्छे से काम किया होता, बतौर डीजीआईएसआई जिम्मेदारी से काम किया होता, तो इनका वज़ीर आज़म इमरान खान से एक क्लोज ताल्लुक बन जाता। मैं कहना ये चाहता हूं कि ताल्लुक बन जाता है, अगरचे इसको आप डेमोक्रेटिक सेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में अनप्रोफेशनल बात कहेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि आप चाहे एक आर्मी मैन के तौर पे काम कर रहे हैं, आप एक सिविलियन जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, आपकी उससे किसी वजह से भी कुर्बत, इनकी भी कुर्बत हो सकती थी, और फिर वो वाली कुर्बत की जो कहानियां हैं फैज हमीद वाली, वो पीछे चली जाती, लेकिन इनके खिलाफ ये वाली चीज हो गई। इनको जोर जबरदस्ती ओहदे से बेइज्जत होके हटना पड़ा डीजीआईएसआई के, जहां से इनकी इमरान खान से एक नफरत बन गई कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम, इनका ख्याल ये था कि इमरान खान वजीर आजम है और मैं इनको फेवर भी कर रहा हूं कि इनकी इस बात का मुझे पता है, मैं किसी को बता नहीं रहा, और ये मुझे आईएसआई के ओहदे से हटने से बचा लेंगे, ये मुझे इसी ओहदे पे बरकरार रखेंगे, मेरी जो हजमियत मुझे उठानी पड़ रही है, जिसके लिए उन्होंने बाद में बहुत से साफियों के को इन्फॉर्मेशन फीड करवा के वीलॉग भी करवाए कि ये बात थी और मैं बड़ा क्लोज था, मैं खान साहब को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन फिर ये हो गया और फिर मैं उनके खिलाफ हो गया, तो वो उसकी जरूरत ही ना पड़ती। तो ये मुमकिनात में से था कि इनका इमरान से अच्छा ताल्लुक बन जाता है, इमरान खान से, जब वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन इनका ये मामला हुआ, इनको उस ओहदे से हटना पड़ा। अब इन्होंने एक नई साजिश का आगाज किया, जिसकी मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं पिछले वीलॉग्स में उसका जिक्र कर चुका हूं। इन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को अलाइन किया, इन्होंने साजिशों का एक जाल बिछाया, और उस साजिशों के उस जाल के जरिए इन्होंने आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचने के लिए हर जायज नजायज जो तरीकाकार था वो अपनाया, लेकिन बड़े मोहतात रहते हुए, क्योंकि ये आईएसआई के डीजी रह चुके थे, तो इनको इल्म था कि किस तरीके से जो रेडार है आईएसआई का, जो इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसी जिस तरीके से मॉनिटर करती है, उस मॉनिटरिंग से बचने का तरीकाकार क्या है। तो ये बड़ा सेफ प्ले करते हुए जनरल बाजवा से भी अच्छा ताल्लुक बरकरार रखने में कामयाब रहे, पॉलिटिशियन से राब्ते में भी बिला वास्ता और बिलवास्ता कामयाब रहे, और अल्टीमेटली ये साफ जाहिर है कि उस पूरे प्रोसेस में जिसके तहत फौज ने जनरल बाजवा की क्यादत में इमरान खान की पहली हुकूमत खत्म की, चाहे एक तरीकाकार वो अपनाया जो कि आइन में लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी शख्स जो दयानतदार सहाफी हो वो कभी भी इन हकाइक को जानते हुए इसकी तरदीद नहीं कर सकता कि फौज की इन्वॉल्वमेंट थी। जो फौज की इन्वॉल्वमेंट का नहीं मानता, मैं उसको अच्छा बुरा सहाफी नहीं कहूंगा, मैं उसका मामला अल्लाह पे छोड़ता हूं कि आप खुद उसे डिसाइड करें कि क्या आप इस शोबे में काम करने के अहल भी हैं या नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी वो बात ना करें, वो आईनी तरीकाकार आजमाया गया था और फौज का कोई रोल नहीं था, फौज का रोल अंधे को भी नजर आ रहा था। तमाम लोग जिनको फौज ने अप्रोच किया, और जिस तरीके से, हाँ चंद हवालों से ये जरूर हुआ जिसका फौज को, आईएसआई को पता था कि अगर हम इनको नहीं कहेंगे तो ये दूसरी साइड पे, ये नहीं कि जरदारी साहब और शरीफ फैमिली की साइड पे चले जाएंगे, लेकिन जिनके बारे में खर्चा था उनको फौज ने जोर जबरदस्ती
साफ ज़ाहिर है नदीम अंजम साहब ने उसको पूरे मामले को हैंडल किया, ये एक फैक्ट है, ये एक सच है। खैर, तो ये चीज हो गई। उसके बाद नई जो हुकूमत आई, उसने जिस तरीके से एक्ट किया और अल्टीमेटली उस पूरी साजिश के जो मामला थे, जो डीलिंग थी आपस में शरीफ फैमिली की और जनरल आसिम मुनीर की, तो उनको अल्टीमेटली जो है वो आर्मी चीफ बनाया गया। और आर्मी चीफ, ये सारी कहानी कुछ चीजें बताई मैंने, कुछ चीजें रिपीट की। बताने का मकसद ये था कि एक दुश्मनी है, एक आपस में एक बड़ी तारीख, एक लंबी हिस्ट्री है एक दूसरे के खिलाफ हॉस्टिलिटीज की, जो खत्म नहीं हो सकती। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है पीटीआई के बाद लोग तो चलो जज्बाती कारकुन होते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो कभी कभी इस तरह की बात करते हैं कि शायद फौज के साथ मामला हो जाए। फौज के साथ मामला कैसे हो सकते हैं भाई? अच्छा, और बाद लोग जो बात करने का ढंग जानते हैं वो दलील भी देते हैं कि देखिए जी, बाजवा साहब भी पहले शरीफ फैमिली के खिलाफ थे, बाद में हक में हो गए। खिलाफ वाली बात ये आप कह रहे हैं ना, वो फौज का डिसीजन था डॉन लीक्स के बाद। और डॉन लीक्स आपको पता होना चाहिए ये जनरल बाजवा के दौर में नहीं हुई थी, ये रहील शरीफ के दौर में हुई थी। उस वक्त फैसला हुआ था नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटाने का, जो कि अनफॉर्चुनेट है। फौज के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, इसको हमने गलत कहा था। आपको भी बात करते हुए, पीटीआई के लोगों को भी बात करते हुए इस चीज को गलत कहना चाहिए, क्योंकि जो भी हुकूमत तब्दील हो वो सियासी तरीके से तब्दील होनी चाहिए। जब तक हम इस जमहूरी असूल के ऊपर ईमान नहीं लेके आएंगे तो हम जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाले नहीं कहला सकते, हम जमहूरी तौर पे आगे नहीं चल सकते, असूलों के तहत आगे नहीं चल सकते। तो बुनियादी तौर पे अगेन मौजू की तरफ आते हैं कि एक बैड ब्लड, एक रेवलरी, एक दुश्मनी है आपस में इमरान खान की सियासत की और उस माइंडसेट या उस माफिया की जिसको लीड करते हैं जनरल आसिम मुनीर। तो ये बात जहन में रख लें, फिर उसके बाद आगे चलें। जो लोग ये कहते हैं कि जी वो बाजवा साहब से मामला हो गए थे, अरे बाजवा साहब ने किया क्या था? नून लीग के उस पूरे दौर में जितनी भी सख्ती थी, 10 नहीं तो 12 जो है वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए गए होंगे, और उनको भी उठाया उस बात पे एफआईए ने जो कि 100% एस्टेब्लिश्ड। बाद लोगों ने, पीटीआई के लोग तो कोई इस तरह के काम करें तो वो थोड़ा बहुत उसको कोई ढांप लेते हैं किसी खुफिया अकाउंट के पीछे। मैं इस रवैये की कोई तारीफ नहीं कर रहा, गलत है किसी के ऊपर भी कोई भी अटैक करना जो कि गैर अखलाकी मानों में आए, लेकिन नून लीग के जो लोग पकड़े गए वो अपने ओरिजिनल अकाउंट से, नॉन लोग वो गलत गैर कानूनी काम कर रहे थे, वो इसलिए पकड़े गए। मैं उनके पकड़े जाने की फिर भी उस वक्त भी गलत कहा था, उस वक्त भी मजम्मत की थी, आज भी करता हूं, लेकिन मैं जनरल बाजवा की बात कर रहा हूं कि उन्होंने कितना एक एक्शन किया नून लीग के खिलाफ। अल्टीमेटली एक गुंजाइश मौजूद थी उन लोगों के दोबारा इकट्ठे बैठ जाने की। लेकिन जो लोग ये बात करते हैं पीटीआई के लिए, अब भी बात तय हो सकती है, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एट्रोसिटीज हाफिज आसिम मुनीर ने की हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ, चाहे वो पीटीआई के तल्लक रखने वाले लोग हों या पीटीआई के तल्लक ना रखने वाले लोग हों, क्या उसके बाद ऐसे शख्स के साथ काम किया जा सकता है जिसने जुल्म की तमाम इंतहाएं पार की हों, जो कि कत्ल गारत में मुलव्वस हो, जो कि तशद्दुद में मुलव्वस हो, जो लोगों को गायब कर देने में मुलव्वस हो, पूरा इलेक्शन चोरी करने में मुलव्वस हो? क्या ऐसी ये बात ये नहीं है कि बात हो ही नहीं सकती, बात करनी पड़ेगी, ये ताकतवर है, ये बात नहीं है। अल्टीमेटली आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं जब आप इन लाइन पे सोचते हैं कि ये जो बैड ब्लड या ये जो रिवलरी है, आपको अगर आप सियासी तौर पे शऊर रखते हैं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये इस स्टेज के ऊपर है कि इसके ऊपर अगर थोड़ी बहुत नरमी होने के बाद अगर बात आगे भी चले तो बात जनरल आसिम मुनीर की फांसी तक जाएगी, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने जो जराइम किए हैं वो नाकाबिले माफी जराइम हैं। वो जराइम वो तमाम पाकिस्तान की तारीख में किए जाने वाले इंसानियत सोज मुजालिम की तमाम हदें पार की गई हैं उन मुजालिम के अंदर। उन मुजालिम के अंदर इलेक्शन के अंदर मैंने कई दफा अर्ज किया, मैं तफसील से बात नहीं करूंगा अब, कि इलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम और धांधली के वाकयात होते रहे, लेकिन जिस तरह की नंगी धांधली इस मर्तबा की गई उसका सबूत छोड़ा गया कि ये पड़ा है सबूत, जो करना है कर लो, हम इसी तरह इस मुल्क के साथ ट्रीट करेंगे। उसके बाद कैसे मुमकिन है जो फार्म 45 है, जो कटिंग हुई है फार्म 45 के ऊपर, और वही फार्म 45 आज तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। वो आप सिर्फ एक नवाज शरीफ के लाहौर के हल्के के फार्म 45 ले लें,
सिर्फ वो जनरल आसिम मुनीर की सजाए मौत के लिए काफी हैं। 100% क्लियर एविडेंस अगर एक रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखने वाली कोर्ट के सामने या ट्रिब्यूनल के सामने वो मामला पेश कर दिया जाए। बात करने की ये है कि पॉसिबिलिटीज पे बात की जाती है, जज्बातियत पे बात नहीं की जाती। मैं जो बातें बयान कर रहा हूं ये फैक्ट्स हैं, ये हमारे सामने हुआ है। तो और इसका एक बैकग्राउंड है, पूरी तहरीक जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान के खिलाफ है। पूरी तहरीक आसिम मुनीर साहब की पावर में आने की, इक्तदार में आने की और अपने हैंड पिक्ड लोगों को चंद ओहदों पे बिठाने की सारी उनकी जंग और स्ट्रगल ही इमरान खान की पॉलिटिक्स को डुबोने के लिए है, खत्म करने के लिए है। तो किस तरीके से कोई मामला जो है वो तय पा सकता है? बाद लोग जब ये सोचते हैं तो ये हंसने वाली बात होती है। और बिल्कुल इस हवाले से मैंने कहा, मैं 2-3 नुक्ते मैंने उठाए हैं अली अमीन गंडापुर की तकरीर से, चंद से मुझे इख्तलाफ राय है जिसका मैं अब इजहार करता हूं, लेकिन जिससे इत्तफाक राय है वो ये वाली बात है जो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि ये 9 मई वगैरह बिल्कुल एक बहाना है जो इमरान खान उनके खिलाफ नफरत और उनको गिराना, और जो भी एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट या एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए जो एक लोग कोई अगर इमरान खान के साथ शामिल है तो उनको डिस्करेज करना, डिमोटिवेट करना, उनको पीछे धकेलना और गैर जमहूरी अंदाज में गैर जमहूरी लोगों को आगे लाना और अपना इक़्तिदार, अपनी ताकत को कायम करना, सारी आसिम मुनीर की स्ट्रगल ही है। तो ये सोच लेना या इस बात से मुतजाद सोचना, हर तरह की राय हो सकती है, हर तरह की राय सुननी चाहिए और उस पर फिक्र करनी चाहिए, लेकिन ये वाली बात सोचना कि ये चीज करेंगे, ये नामुमकिनात में से है। हाँ, मैं ये बात जरूर करूंगा रहाई के हवाले से कि ये जंग चूंकि इमरान खान के खिलाफ है तो वो कभी भी इमरान खान को आजाद नहीं कर सकते। रहा करने और आजाद करने में क्या फर्क है? वो ये है कि अगर तो उनको पूरा यकीन आ जाएगा कि इमरान खान को फॉलो करने वाला और उनके साथ चलने वाला कोई नहीं रहेगा, हम इनको, इमरान खान को या तो यूके कुछ अर्सा भेज सकते हैं, वापस आने से रोक दें, या हम इनको बनी गाला में या जमान पार्क में मबहूस कर देंगे। ये ही एक सूरत है रहाई की। अदरवाइज आप क्या समझते हैं कि वो पागल हैं कि उन्होंने इतने बड़े बड़े जुराइम कर दिए हैं, हर जुर्म की सजाए मौत है, तो क्या वो उनको छोड़ देंगे? एक अवामी हुकूमत बनाने का मौका देंगे उनको, बात नए इंतखाबात तक लेके जाएंगे और उनको कहेंगे कि आप आके बैठे और हमें लटका दें? ऐसा नहीं होता है। आसिम मुनीर इतने बेवकूफ नहीं। और याद रखिएगा कि आसिम मुनीर इंतहाई कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे गुरेज? वो क्यों आखिरी कदम, आखिरी हद तक जा सकते हैं, बराह रास्त ताकत या हुकूमत को अपने कंट्रोल में लेने का सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जराइम इतने बड़े हैं। वो कभी भी पूरी तरह डिपेंड नहीं कर सकते इन शरीफों के ऊपर भी, क्योंकि ये इंतहाई नाअहल है, क्योंकि हुकूमत टोटली क्योस का शिकार है, सेंटर के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी। और ये एक ऐसी रेसिपी है, एक ऐसा फार्मूला है जो चल ही नहीं सकता, ये स्ट्रेच हुआ चला जा रहा है। मुझे एक दोस्त मिसाल दे रहे थे आज कि ये एक इलास्टिक है जिसे खींची चले जा रहे हैं, अल्टीमेटली इसने टूटना है। तो जनरल आसिम मुनीर आखिरी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान को आजाद नहीं करेंगे जब तक उनके ताकत के ऊपर कंट्रोल है। अगले नुक्ते पे चलते हैं कि फिर अली अमीन गंडापुर ने जो फार्मूला दिया है इमरान खान को आजाद करवाने का, तो देखें वो चीज मुमकिन नहीं है। देखें, एक चीज आपको माननी चाहिए, जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, सियासत में दिलचस्पी की बात करते हैं, किसी एक के खिलाफ, किसी एक सियासी जमात के खिलाफ और एक सियासी जमात के हक में बात करते हैं, चाहे आपका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, रैशनैलिटी को जहन में रखा करें। एक बात, जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश में फौज नहीं थी। हमारे बाद लोग खामखा एक बात के ऊपर जो है बहस करते हैं और बाल की खाल उखाड़ने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में फौज का इदारा नहीं है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि वो फौज के नाम से कुछ लोग जो मौजूद हैं उनको वो फौज का इदारा कह रहे हैं। बांग्लादेश ने फौज मेंटेन ही नहीं की। उन्होंने ये फैसला किया कि हमने अपने हमसायों के साथ अमन से रहना है, हमने एक खास हद तक जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं या कोई कैट एक्सट्रूशन हो सकती है उसको कंट्रोल रखने के लिए एक सर्टन हद तक हमने फौज को डेवलप करना है और उसका बजट रखना है, ताकि हम अपने जो अपने रेवेन्यूज जो हैं या अपनी अर्निंग, अपनी प्रोडक्शन, अपनी कौम की जो मेहनत है वो कौम की तरक्की के ऊपर लगाएं और बतौर कौम इकोनॉमिकली आगे चलें। यही वजह है कि वो हमसे, बहरहाल हमसे कम से कम बेहतर है, आगे हैं इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से भी। लेकिन हमारे यहां फौज का कंप्लीट कंट्रोल है।
फौज का कंप्लीट कब्जा है। हमने अपनी खून पसीने की कमाई से पिछले 78 सालों में जो कमाया इस इदारे को देते चले गए। हमने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया अपने घर के अंदर। वो मॉन्स्टर जो है उसकी प्रेजेंस आईएसआई की गैर कानूनी हुकूमत के जरिए हमारे हर शहर, हमारे हर गली मोहल्ले तक है। वो कभी भी किसी भी मूवमेंट को, किसी भी चीज को, इस तरह की चीज को कि जी आप जोरे ताकत जाके किसी को रहा कराने की कोशिश करें, वो कभी भी इस तरह की पहली बात यह है कि कभी भी ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी ताकत ज्यादा है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि हो सकता है जिस तरह 9 मई को हुआ था कि वो किसी हद तक इजाजत दे दें, कानून की कुछ खिलाफ वर्जी होने दें। और सबसे अहम बात कि ऐसी सिचुएशन खुद इमरान खान की जान के लिए खतरा होगा। इमरान खान से छुटकारा हासिल करना, किसी भी पॉपुलर पॉलिटिशियन से हासिल करना, आज चूंकि मौजूद गुफ्तगू इमरान खान है, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूं, किसी भी पॉपुलर पॉलिटिशियन जिसकी अवाम में जड़े हों, उससे छुटकारा हासिल करना फौज का पहला ख्वाब और ख्याल होता है, जिसकी वो कोशिश भी कर चुके हैं। आपके सामने गोली उनके मुंह की तरफ पिस्तौल करके चलाई गई थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं रहाई के हवाले से कभी भी, आप देखते होंगे बहुत से व्लॉगर्स हमारे दोस्त हैं, काबिल इस्लाम दोस्त भी शामिल हैं, वो रहाई के बड़े बड़े जो फतवे देते रहते हैं और रहाई के अमकानात बताते रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं आपके सामने जो सच्ची सूरत हाल है वो रखूं, जो सच्चाई की बात है वो बात करूं, जो चीज मुमकिन नहीं है वो ना रखूं। तो ये जो बात है, इसमें उन कुव्वतों को जो इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। अदरवाइज वो करें तो उन्हें पता है क्योस क्रिएट हो जाएगा, यहां पे उनको बहाना मिल जाएगा कि ये क्या सिचुएशन थी, उसके अंदर किसी ने कुछ कर दिया, खुदा ना करे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें उनको बहाना देने वाली बात है। जिस तरह की बात अली अमीन गंडापुर ने, यकीनन उन्होंने शायद धमकी वगैरह देने के लिए की है, लेकिन ये वाली बात मुमकिनात में से नहीं है। पहली बात यह कि पावर फौज के पास ज्यादा है, क्योंकि हमने अपने पैसे से अपनी ताकत उनको दे के, उन पर एतबार करके उनको बहुत ज्यादा ताकतवर किया। दूसरी बात, ऐसी सिचुएशन अगर हुई तो वो किसी हद तक अलाउ करेंगे, लोगों को बढ़ने देंगे, लोगों को कुछ ना कुछ कानून तोड़ने देंगे, अपने मकासद हासिल करेंगे और फिर अगेन पावर उनके पास है। तो ये चीज मुमकिन नहीं है, मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं। ये पॉलिटिकल और जमहूरी सोच भी नहीं है। आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं आज के प्रोग्राम के, कि फिर हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। पहली बात तो ये है कि हल देना मेरा काम नहीं है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, वो हल देंगे। मैं आपके सामने जमहूरी असूल बयान कर सकता हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि हाफिज आसिम मुनीर जितनी मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर लें, वो जितने ताकतवर हो जाए, वो बराह रास्त ताकत का कंट्रोल संभाल लें, वो जो भी कर लें, वो अवामी ताकत के सामने नहीं ठहर सकते। अवामी ताकत का इजहार किस तरह करना है, ये प्रॉब्लम। इजहार यही होता है जो जमहूरी तरीकाकार है। आप जलसे से, जुलूस से, एहतजाज से, कोशिश करते हुए कि एहतजाज मुतशद्दिद ना हो, आप इस चीज का इजहार कर सकते हैं। जब अवाम सारी एक तरफ खड़ी होगी, ताकत जितनी ताकतवर हो, जितनी मजबूत हो, उसको हथियार डालने पड़ते हैं। अल्टीमेटली इनको भागना पड़ेगा। अगर जिस तरीके से जो भी किसी भी सियासी जमात का कोई एजेंडा या प्रोग्राम या प्लान हो सकता है इस हवाले से कि किस तरह से रेजिस्टेंस की जाए, उसमें जमहूरी असूल यही है कि सब लोग मुत्तहिद हों, सब लोग इकट्ठे हों, जो ताकत के मरकज हैं उनका घेराव किया जाए पुरअमन तरीके से, उनको डिसफंक्शनल किया जाए पुरअमन तरीके से, असूल के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए। जमहूरी जद्दोजहद अल्टीमेटली कामयाब होती है। जो काबिज कुव्वतें हैं अल्टीमेटली नाकाम होती हैं। यही वे फॉरवर्ड है। मैंने आपके सामने रखा, अली अमीन गंडापुर ने जो बातें बताई या जो बताने जा रहे हैं उसके हवाले से मैं क्या समझता हूं, सिस्टम के बारे में जानता हूं। और दूसरा, जो उन्होंने कहा कि वो जबरदस्ती रहा करवाएंगे और गोलियां खाएंगे, वो नामुमकिन है। मैंने उस हवाले से भी गुजारिशात रखी। अगले प्रोग्राम में, अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने।